जय हिंद सभी को। आज हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग की क्लास है केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री की क्लास में लास्ट टर्न हम लोग पढ़ रहे थे आवर्त सारणी के विषय में। आवर्त सारणी के संबंध में हमने आपसे कहा था कि आवर्त सारणी के लिए आप लोग एक आवर्त सारणी का चार्ट लेकर के अपने पास रख लीजिएगा, जिससे जब हम पढ़ाएं तो आपको देखने में आसानी रहेगी। अगर चार्ट ना लिया हो तो आप ले लीजिएगा, आज की क्लास में नहीं लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आपको ये चार्ट निश्चित रूप से लेकर के रख लेना, किसी भी बुक स्टॉल से आप लेकर के रख लीजिए। तो आवर्त सारणी के संबंध में हम लोग पढ़ रहे थे। सबसे पहला इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, तो उससे हम लोगों ने पढ़ा कि जो आवर्त सारणी थी सबसे पहले किसने दी। तो पहले आवर्त सारणी के संबंध में नहीं था, पहले तत्वों के वर्गीकरण का नाम आता है। तो सबसे पहला नाम इसमें किसका आया था बताइएगा, सबसे पहला नाम किसका आता है? देखिए, सबसे पहला नाम इसमें हमने आपको लिखाया था कि सबसे पहला नाम आवर्त सारणी के संबंध में डोब्रेनर का आता है, और डोब्रेनर ने त्रिक सिद्धांत दिया था। इसके बाद हमने आपको न्यूलैंड के बारे में बताया, जिन्होंने अष्टक का नियम दिया था। इन दोनों के बाद में इन दोनों ने प्रयोग किसका किया था, तो हमने बताया था परमाणु भार का प्रयोग किया आवर्त सारणी बनाने में। इसके बाद नाम आ जाता है आपका मेंडलीव का। मेंडलीव के संबंध में ही लास्ट टर्न में बात चल रही थी कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी किस आधार पर तैयार की या किस आधार पर निश्चित की थी। तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी का आधार रखा था परमाणु भार को, यानी एटॉमिक वेट को। और एटॉमिक वेट को करते हुए तो क्वेश्चन बनने लगता है कि सबसे पहली आवर्त सारणी किसने बनाई, तो मेंडलीव ने बनाई। फिर बात हम लोगों ने करी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी क्यों बेकार हो गई, या एक समय बाद वो क्यों प्रयोग में नहीं लाई गई। तो हमने बताया क्योंकि आवर्त सारणी पहली बार तो मेंडलीव ने बनाई, लेकिन वर्तमान में जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये मेंडलीव की आवर्त सारणी नहीं है। इस आवर्त सारणी को बनाया था आपके मोजले ने। मोजले जब आए तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने जितने भी तत्व थे एटॉमिक वेट पर जब आइसोटोप्स की बात आती थी तो आइसोटोप्स पर जाकर के मेंडलीव की आवर्त सारणी खराब हो जाती थी, क्योंकि आइसोटोप्स के संबंध में परमाणु भार उनके अलग अलग आते थे, और परमाणु भार अलग अलग आते थे। जो कम से ज्यादा का क्रम था वो ज्यादा आइसोटोप्स की बात आती थी तो बिगड़ जाता था। तो हमने बताया आपको कि जब मोजले आए तो इन्होंने दिमाग लगा दिया और इन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर मोजले ने रख दिया। जब मोजले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर लगाया तो वो आइसोटोप्स को भी सिस्टमेटिक तरीके से लगाते चले गए। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई, तो मोजले ने बनाई। इसी से क्वेश्चन बनेगा आधुनिक आवर्त नियम किसने दिए, तो मोजले ने दिए, जबकि आवर्त नियम सबसे पहली बार मेंडलीव ने दिए थे, जबकि आधुनिक आवर्त नियम आपके मोजले ने दिए थे। तो अब हम लोग इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आज हम लोग बात करेंगे आवर्त सारणी के अंतर्गत आधुनिक आवर्त सारणी की। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी सबसे पहली बात किसने दिया, तो 1913 में मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई। इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित थी इनकी, तो पहली बात तो याद रखिएगा, इन्होंने ये आधुनिक आवर्त सारणी बनाने के लिए आधुनिक आवर्त नियम दिए थे, या आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर ये सजाएगी। अब बात आती है कि ये आधुनिक आवर्त नियम क्या थे। तो सबसे पहली बात इन्होंने ध्यान रखा कि जो आपके मेंडलीव थे उन्होंने परमाणु भार पर सजाया, जबकि इनकी आवर्त सारणी किस पर आधारित थी, तो वो परमाणु क्रमांक पर आधारित हो गई। इन्होंने जैसे ही परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया, वैसे ही आइसोटोप्स की जो समस्या थी वो आइसोटोप्स की समस्या सॉल्व कर दी इन्होंने, यानी ये इसे सॉल्व करने में सफल है, जिसमें कि मेंडलीव असफल हो गए थे,
क्योंकि उन्होंने परमाणु भार पर लगाया। अब यहीं से अगली बात आती है कि इन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर सजा दिया और आइसोटोप्स को जो लगाया तो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर पर जैसे ही लगाया तो सारे सिस्टमेटिक होते हुए चले गए। अब यहां से जो अगली बात आती है कि इन्होंने आइसोटोप्स की जो समस्या थी, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो आइसोटोप्स की ये समस्या थी, आइसोटोप्स की समस्या को किसने सॉल्व कर दिया, तो ये आपके मोजले थे जिन्होंने सॉल्व कर दिया और ये सॉल्व करने में इसे सफल है। अब जो आधुनिक आवर्त नियम थे उसमें पहली बात तो ये थी कि ये परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। दूसरी बात इसमें ये आ जाती है कि ये सफल हो गए आइसोटोप्स की समस्या को सॉल्व करने पर। तो यहाँ से आपको ये बात भी याद रखनी होगी। तीसरी बात, मेंडलीफ ये कहते थे कि जो कोई पदार्थ या कोई तत्व है वो अपने भौतिक, मेंडलीफ ने क्या कहा था, कोई तत्व अपने भौतिक या किसी तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण उसके परमाणु, अब अगर यहां हम ये लगा दें कि परमाणु भार के और इन्होंने बोला परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, तो अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, अंतर क्या आया, जो मेंडलीफ थे, मेंडलीफ की पूरी आवर्त सारणी किस पर बेस्ड थी, परमाणु भार पर, जबकि जब ये आपके मोजले आए तो इनकी बेस्ड थी किस पर, परमाणु क्रमांक पर। तो यहां पर इन्होंने परिभाषा को ही पलट दिया, इन्होंने बोला किसी तत्व का अगर भौतिक और रासायनिक गुण है तो वो किसका आवर्ती फलन होगा, तो वो आवर्ती फलन होगा परमाणु क्रमांक का। जबकि इसी जगह मेंडलीफ क्या कहते थे कि किसी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो यहाँ से जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप चट से मेंडलीफ लगा दोगे और वहां लिखा होगा परमाणु क्रमांक। तो ये बात बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि अगर परमाणु भार के आवर्ती फलन की बात करी जाए तो वो मेंडलीफ ने कहा था, और अगर परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन की बात करी जाए तो वो आपका किसने कहा था, तो वो आपके मोजले ने कहा था। यहां से पूरी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। यहां तक उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बेसिक है और यहां से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमने बोला कि आइसोटोप्स की जो समस्या थी वो आइसोटोप्स की समस्या सॉल्व हो गई। अब जरा इसका उदाहरण देखिएगा, जैसे कि आइसोटोप्स के संबंध में हम लोग हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात कर लें, 1H1, 1H2, 1H3, 3 आइसोटोप्स हो गए। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये क्या है, परमाणु भार। अगर हम लगाएंगे इनको तो 1, 2, 3 के क्रम में लगाएंगे तो परमाणु भार तो अलग अलग होंगे, लेकिन जो नीचे लिखे हुए ये क्या है, ये परमाणु क्रमांक है, और परमाणु क्रमांक कभी भी बदलता नहीं है, इसलिए ये परमाणु क्रमांक पर लगाते चले गए और इनका जो भी आइसोटोप्स को लगाने का सिस्टम था वो परमाणु क्रमांक पर आधारित था, इसलिए ये सफल हो गए। तो इस तरीके से ये लगाते चले गए। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 देख लें, 6C12, 6C13, 6C14। अब यहाँ पर 3 चीजें आ गई, 6C12, 13, 14। अब यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक इनके भी समान है तो इनको भी लगाएंगे तो सीक्वेंस में लगते चले जाएंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि आइसोटोप्स की जो समस्या थी उसको इन्होंने सॉल्व कर दिया। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अगली बात हमने आपको बताई कि जो मोजले की आवर्त सारणी थी इसमें ग्रुप्स और पीरियड कितने कितने थे, ये क्वेश्चन आपका 1 लाइनर में ही पूछ लिया जाता है। ग्रुप्स को हम लोग बोलते क्या है, वर्ग, और इसको पीरियड को बोलते हैं आवर्त। वर्ग और आवर्त
तो जो इनके वर्ग थे उनकी संख्या थी 18 और इनके जो आवर्त थे उनकी संख्या थी 7। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। अब आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में आगे बात करेंगे। देखिए, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, तो आपको आंसर करना होगा 118। लेकिन आपको बता दें, एनसीईआरटी की बुक में अभी भी 114 लिख करके आता है, लेकिन आपको याद रखना है कि कितने ज्ञात तत्व हैं। तो 118 तत्व ज्ञात हैं। इन 118 में जो 92 तत्व हैं, यानी 92 और 26, जो 92 तत्व हैं ये पूरी तरीके से प्राकृतिक तत्व हैं और ये तत्व कृत्रिम तत्व हैं। यानी कि जो आपके 92 तत्व प्राकृतिक तत्व हैं, इन प्राकृतिक 92 तत्वों को प्रकृति के माध्यम से, यानी प्रकृति में मौजूद तत्व हैं। जो 26 तत्व हैं ये कृत्रिम रूप से लैब में बनाए गए तत्व हैं। और 92वें तत्व, यानी कि जो 92 तत्व आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, 92 यूरेनियम 235। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 92वां तत्व कौन सा है, तो 92वां तत्व आपका है यूरेनियम। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि यूरेनियम का नंबर क्या आता है, 92, 92। 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 238। अब देखिए दोनों में 92 आता है, लेकिन लगातार लगाए गए, तो नोट कर लीजिएगा जल्दी से। अब अगली बात आती है कि तत्वों में सबसे ज्यादा क्या है। तो याद रखना है, इनमें सबसे ज्यादा आपकी धातुएं हैं। सेकंड नंबर पर बात करी जाए कि धातुओं के बाद किसकी नंबर आती है, तो सातवें सेकंड नंबर पर आती है आपकी, दूसरे नंबर पर अधातु। और सबसे कम लगभग 7 आपकी उप धातु हैं जो कि आवर्त सारणी में दी गई। तो ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, किसी तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण प्रोटॉनों की संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, ये किसने कहा था। अब यहां हमने क्या बोल दिया, प्रोटॉनों की संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। अच्छा बताइएगा, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती किसके, परमाणु क्रमांक के। पहले बता चुके हैं। तो परमाणु क्रमांक किसने कहा था, मोजले ने। अगर यहीं पर बोल दिया जाए कि किसी भी तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होते हैं, तो क्या लगाओगे, तो लगाओगे मेंडलीव, क्योंकि ये P+N बराबर क्या होता है, परमाणु भार के। नाभिक का भार ही परमाणु का भार होता है, पहले पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर यह भी याद रखिएगा, अगर प्रोटॉनों की संख्या आवर्ती फलन बोले तो भी आंसर क्या करना है आपको, क्योंकि क्रमांक की बात कर रहा है तो आंसर मोजले करना पड़ेगा। नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद बात आती है कि जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें ब्लॉक कितने हैं।
ब्लॉक कितने हैं? आप सबको हम पहले भी बता चुके हैं कितने ब्लॉक। इसमें 4 ब्लॉक हैं, एस पी डी एफ। तो नोट कर लीजिएगा कितने ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक हैं, एस पी डी एफ। अब यहां से आपको एक बात याद रखनी है कि कोई भी तत्व किस ब्लॉक में भरा गया है, इससे क्या निर्धारित होता है। देखिए, ब्लॉक किसी भी तत्व का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जिस ब्लॉक में जाएगा वो तत्व उसी ब्लॉक का कहा जाएगा, यानी वो सदस्य उस ब्लॉक का कहा जाएगा जिसमें उस तत्व का लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे सोडियम का मान लीजिए भर रहे हैं हम लोग, तो सोडियम का हम लोग भरेंगे तो क्या भरेंगे, 1s2 2s2 2p6 2s1। सोडियम का 1s2 2s2, इसके बाद 2p6, इसके बाद 3s1। कितने हो गए, 6, 2 8, 2 10 और 1 11। तो यहाँ से हम लोग क्या भरेंगे, तो लास्ट ब्लॉक में कौन सा गया, लास्ट ब्लॉक कौन सा आया, एस। तो सोडियम किस ब्लॉक में आएगा, तो सोडियम आपका आएगा ब्लॉक एस में। तो कभी भी अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन मान लीजिए डी ब्लॉक में भरा गया तो वह तत्व किस ब्लॉक का सदस्य होगा, डी ब्लॉक का होगा। एस में भरा गया तो एस का, पी में भरा गया तो पी का, एफ में भरा गया तो एफ का सदस्य होगा। नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, जो 118 तत्व थे, इन 118 में 112 का नामकरण, 112 का जो नामकरण था वो पहले हो चुका था। बाकी जो बचे 6 तत्व थे इनका नामकरण बाद में हुआ। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, कितने का नामकरण पहले हो चुका, तो इसमें से 112 का नामकरण पहले हो चुका था और जो बचे हुए 6 तत्व इनका नामकरण बाद में हुआ। अब जरा चारों ब्लॉक की बात कर लें कि ब्लॉक से क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपके 4 ब्लॉक हो गए, एस पी डी एफ। अब बात करेंगे इनसे क्या क्वेश्चन बनते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि एस ब्लॉक में कुल तत्व कितने हैं, पहला तो ये पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, एस ब्लॉक में 13 तत्व हैं। अगर आपके पास आवर्त सारणी हो तो देखते भी जाओ। इसके बाद पी ब्लॉक में कुल तत्व कितने हैं, 31 हैं। पी ब्लॉक में कुल 31 तत्व हैं। इसके बाद डी ब्लॉक में कुल तत्व कितने हैं, तो इसमें कुल तत्व हैं 40। डी ब्लॉक में कुल 40 तत्व हैं। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछे
कि F ब्लॉक में कितने तत्व हैं, तो इसमें कुल तत्व हैं 28। तो पहले तो ये याद रखिएगा कि तत्व किसमें कुल कितने हैं, तो पहले 13, 13, 31, 40, 28, 13, 31, 13, 13 का उल्टा 31, 40, 28। इस तरीके से याद रखना है किस ब्लॉक में कितने तत्व हैं। अब अगली बात आती है, ये जो 13 तत्व हैं इसमें धातु कितनी, 13 तत्वों में 12 धातुएं हैं। इसके बाद एक तत्व जो बचा वो क्या है, तो वो है आपका अधातु। और अधातु कितनी, एक, और ये अधातु है कौन सी, हाइड्रोजन। नोट कर लीजिएगा। फिर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एस ब्लॉक के अंतर्गत कौन कौन से ग्रुप आते हैं, तो ग्रुप पहला आता है और ग्रुप दूसरा आता है। पहला और दूसरा ग्रुप यानी जो वर्ग है, पहला और दूसरा वर्ग किस ब्लॉक से संबंधित हैं, एस ब्लॉक से। इन दोनों ब्लॉक्स में या इन दोनों ग्रुप्स में कितने तत्व हैं, 13 तत्व हैं। नोट कर लीजिए। अगली बात, इसके बाद पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में आपका देखिए, इसके बाद में जो आपका पी ब्लॉक है ये एक अकेला ऐसा ग्रुप है, आपका ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु सब पाए जाते हैं। तो यहां से आप नोट करिएगा, यह है आवर्त से क्वेश्चन बनेगा, यह है अकेला ऐसा आवर्त है जिसमें, अकेला ऐसा आवर्त है जिसमें धातु, अधातु, उपधातु तीनों आते हैं। मान लीजिए उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा ऐसा ब्लॉक है या कौन सा ऐसा आवर्त है जिसमें धातु, अधातु, उपधातु तीनों आते हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि इसके अंतर्गत किस ग्रुप से किस ग्रुप तक की बात की जाती है, तो इससे संबंधित ग्रुप है 13 से 18। ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक के अंतर्गत आता है आपका पी ब्लॉक। नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है, अपवाद में लिख लीजिएगा हीलियम। इसका अपवाद है हीलियम। देखिए हीलियम में कितना होता है, 2He4, 2 है तो क्या भर सकते हो, 1s2। ब्लॉक क्या आना चाहिए, S, लेकिन ये ब्लॉक S में नहीं रखा गया, S ब्लॉक में नहीं आता। ये ब्लॉक कौन सा है, P, तो ये P ब्लॉक में आता है। ऐसा क्यों होता है, इसके संबंध में हम लोग आगे बात करेंगे कि ये ऐसा होता क्यों है। तो 1s2 में हीलियम, क्योंकि देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अक्रिय है। अक्रिय यानी नोबल है, नोबल के कारण इसको हम लोग एस ब्लॉक में नहीं रखते, यानी जो रखा गया रखने का इसको कारण अक्रियता था, इसका गुण अलग था, इसलिए इसको उठा करके पी ब्लॉक में रख दिया गया। तो यहाँ से 1s2 लिख करके आए हीलियम 1s2, अपवाद है ये आवर्त सारणी का। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1s2 किस ब्लॉक का सदस्य है। याद रखिएगा 1s2 यहाँ हीलियम के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि हीलियम का क्या आता है 2He4, तो 2 भरना है तो कितना भरेंगे 1s2। यहाँ हीलियम के संबंध में जब बात आएगी तो यहाँ पर हम लोग क्या भर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे कि ये पी ब्लॉक का सदस्य है, ये एस ब्लॉक का सदस्य नहीं है। केवल इसमें आपको अपवाद में याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट डी ब्लॉक। देखिए डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं इस के सदस्यों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस ब्लॉक के सदस्यों को संक्रमण तत्व कहते हैं,
तो संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के सदस्यों को क्यों कहा जाता है वो अभी बता रहे हैं। ये किस ग्रुप से किस ग्रुप के बीच में आता है, दूसरी बात, तो इसका ग्रुप आता है 3 से लेकर के 12 तक, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के बीच में इसका ग्रुप आता है, यानी 3 से 12 तक आएगा। ब्लॉक क्या होगा, डी होगा। अगली बात, इस ग्रुप की एक खास बात और है कि इसमें सभी तत्व धातु हैं। इसमें सभी तत्व धातु हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि डी ब्लॉक के सभी 40 तत्व धातु हैं। और पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा क्या है, तो पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा धातुएं। किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा। अब संक्रमण तत्व के बारे में बता दें। देखिए, संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनकी संख्या में लास्ट इलेक्ट्रॉन क्लास कक्षा खाली होते हुए भी उसमें ना भर करके उसकी अगली कक्षा में भर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर लिखा गया 1s2 2s2 2p6। अब देखिए यहाँ पर ये ब्लॉक खाली है, लेकिन किया क्या गया, कोई तत्व ऐसा भरा गया जिसमें से इसमें हमने क्या किया, एक भरा। अभी जगह यहाँ खाली है, भर सकते हैं, लेकिन इसमें ना भर करके हमने एक भर दिया, किसमें, पी में। मान लीजिए 4 था उसका क्रमांक, 4 में 1s2 2s2 भर सकते थे, लेकिन नहीं भरा हमने क्या किया, यहाँ पर एक रख दिया और अगले वाले में क्या रख दिया, अगले वाले में फिर एक रख दिया। इसमें ज्यादातर ऐसे तत्व होते हैं जो सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व होते हैं। तो 1s2 यानी उस कक्षा या ब्लॉक में भरा जा सकता हो, लेकिन उसमें ना भर करके उसकी अगली कक्षा में उसे भर दिया जाए, ऐसे तत्वों को संक्रमण तत्व या संक्रमित तत्व कहा जाता है। और ये तत्व आपके डी ब्लॉक के हैं, तो यहाँ से आपको याद रखना है। इसके बाद अगला आता है आपका एफ ब्लॉक। इसमें टोटल 28 तत्व हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। आंतरिक संक्रमण या आंतरिक संक्रमित तत्व, आंतरिक संक्रमित तत्व इन्हें कहा जाता है। तो नोट कर लीजिएगा, इन्हें आंतरिक संक्रमित तत्व कहते हैं। अगली बात, इसमें 14 तत्व ऐसे हैं, 14 तत्वों को लेंथोनाइड श्रेणी में रखा गया या लेंथेनाइड श्रेणी में रखा गया। अभी लेंथेनाइड श्रेणी क्या होती है ये भी बता रहा है। इनमें 14 तत्वों को लेंथेनाइड श्रेणी में रखा गया। देखिए, लेंथेनाइड श्रेणी वह श्रेणी होती है जिनका परमाणु क्रमांक 57 या जिनका परमाणु क्रमांक आप बोल सकते हो 57 से लेकर के 71 के बीच में होता है। जिनका परमाणु क्रमांक 57 से 71 के बीच में होता है, उस श्रेणी को लेंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। अब बात आती है 57वां तत्व कौन सा है, तो 57वां तत्व है लेंथेनम। 57वां तत्व जो है ये है लेंथेनम, और लेंथेनम के कारण 57वां है ये, इसलिए इसको लेंथेनाइड श्रेणी का ही नाम दे दिया जाता है। 57 से 71 तक की जो श्रेणी आती है ये आपकी लेंथेनाइड श्रेणी होती है। और 57वां तत्व कौन सा है, लेंथेनाइड। इसके बाद आपका 71 तक ये आती है। इसी के बाद जो बचे हुए 14 तत्व हैं, 14 तत्व ये हो गए,
और बचे हुए जो 14 तत्व हैं, इन तत्वों को एक्टेनाइड श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये श्रेणी एक्टिनाइड है और ये श्रेणी लेंथेनाइड है। 14 तत्व एक्टेनाइड और 14 तत्व लेंथेनाइड श्रेणी के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब बात आती है कि एक्टेनाइड श्रेणी के अंतर्गत कहां से कहां तक आएगा, तो 90 से लेकर के 103, यानी जो परमाणु क्रमांक है, इनका परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के 103 के बीच में होता है। इन श्रेणी के तत्वों को, यानी जिनका परमाणु क्रमांक, आपसे क्वेश्चन पूछे जिनका परमाणु क्रमांक 90 से 103 हो, उन्हें क्या कहा जाएगा, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, तो उन्हें कहा जाएगा बताइए, एक्टेनाइड। और इसमें आपको याद रखना है जो 89वां सदस्य है, 89वां, यानी यहाँ से 89वां सदस्य जो है, ये कौन सा सदस्य है, तो ये सदस्य का नाम है एक्टेनियम। इसलिए इस श्रेणी का नाम एक्टेनाइड रख दिया गया। इसलिए इस श्रेणी का नाम एक्टेनाइड रखा गया। समझ में आ गया सबको? इसलिए इस श्रेणी का नाम एक्टेनाइड रखा गया। तो ये आपका एसपीडीएफ ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो इस तरीके से पूछे जाते हैं। अभी और भी बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको जरा नोट कर लीजिएगा आप लोग, फिर आगे बढ़ें। नोट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो आपका आवर्त या जिसको हम लोग इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं, इनकी संख्या कितनी है, तो अभी हमने बताया 7 आवर्त हैं। और जब आप इधर से इधर की ओर जाएंगे तब आपको 7 जो मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, आवर्त कहलाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या कहलाएंगे, तो ये आवर्त कहलाएंगे। अभी पूरी एनालिसिस करेंगे आपकी आवर्त सारणी के संबंध में। अच्छा, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि आवर्त जो है वो क्या बताता है, आवर्त क्या बताता है, बताइएगा। हमेशा याद रखिएगा, आवर्त जो होता है वो कक्षा की संख्या को बताता है। जब आप एसपीडीएफ ब्लॉक से देखेंगे, आवर्त सारणी में कलर्ड होगी, उसमें दिखाया जाएगा आपको। इसके बाद अगली बात, अगर हम लोग क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते समय उसका आकार बढ़ेगा कि घटेगा, ऊपर से नीचे जाते समय इसका आकार यानी जो साइज होगा वो बढ़ेगा कि घटेगा, तो याद रखिएगा इसका साइज क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि इसमें तत्वों की संख्या ऊपर से नीचे जाते समय बढ़ती जाती है, तो इसमें नीचे जाते समय इसका आकार जो होगा वो बढ़ेगा। इसके बाद
पहला जो आपका आवर्त है, इसमें बात अगर की जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट या तत्वों की संख्या कितनी है, तो 2 है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए दूसरे में कितने हैं, तो इसमें है 8, तीसरे में कितने हैं 8, चौथे पांचवें में कितने हैं, तो चौथे और पांचवें दोनों में कितने हैं 18 18, 2 8 8, इसके बाद इसमें भी 18, इसमें भी 18, इसके बाद छठे में कितने हैं और सातवें में कितने हैं, तो इसमें भी 32 और इतने भी 32। तो अभी हमने बताया जो साइज यानी आकार होगा वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो पहले में कितने आवर्त में कितने तत्व होंगे 2, इसके बाद 8 8, फिर 18 18, और इसके बाद 32 32 तत्व हैं। तो एक तरीका ये भी है पूछने का। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अति लघु आवर्त किसे कहा जाता है, तो आपके सामने लिखा हुआ है जो पहला आवर्त है इसी को अति लघु आवर्त कहा जाता है। ये दोनों आवर्त क्या कहे जाएंगे, तो इनको कहा जाता है लघु आवर्त, इसको अति लघु और इसको लघु आवर्त। इन दोनों को क्या कहा जाएगा, तो इन्हें कहा जाता है दीर्घ आवर्त। और इन दोनों को क्या कहा जाएगा, तो याद रखिएगा इन्हें अति दीर्घ आवर्त कहा जाता है। तो यहां से इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला अति लघु आवर्त, फिर लघु आवर्त, फिर दीर्घ आवर्त, फिर अति दीर्घ आवर्त। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन सभी में अपूर्ण आवर्त कौन सा है, तो याद रखिएगा ये जो 7वां आवर्त है ये अपूर्ण आवर्त है, क्योंकि जो तत्व खोजे जा रहे हैं या खोजे जाएंगे वो आपके 7वें आवर्त में रखे जाएंगे। यहाँ पर जगह खाली है, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अपूर्ण आवर्त कौन सा है, तो अपूर्ण आवर्त है आपका 7वां। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। जैसे पहला वाला दिया 2 तत्व, तो वहां पर आप देखोगे कि जो ग्रुप है उस ग्रुप में जो ग्रुप 1 है, क्योंकि ग्रुप कैसे देखोगे ऊपर से नीचे, और जो आवर्त पीरियड है वो देखोगे लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ से जब ऊपर से नीचे देखोगे तो पहला ग्रुप पड़ेगा, वहां पर मिलेगा आपको हाइड्रोजन, और जब लास्ट में जाओगे जो ग्रुप 18 मिलेगा वहां पर मिलेगा आपको हीलियम। तो यही 2 तत्व हैं जो पहले वाले में रखे हैं। इस तरीके से आपको देखना है। नोट कर लिया। किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपनी क्लास को यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, और आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में हम आपको बताएं एक एक क्वेश्चन को निकाल करके पढ़ेंगे कि कोई भी गलती कहीं पर भी जरा सी भी ना होने पाए, सारे क्वेश्चन आप हैंडल कर पाओ एग्जाम हॉल पे। दूसरी आपको जानकारी, जैसा कि हमने बताया था कि यूपीएसआई के संबंध में भी हम अपना बैच स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो बैच भी स्टार्ट हो चुका है, और यूपीएसआई के लिए या बीआरएसआई के लिए भी बैच स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो जो लोग इच्छुक हों यूपीएसआई बीआरएसआई ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हों, ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। फीस यही रखी गई, जो फीस इसकी है वही फीस उसकी भी है मंथली। उसका ग्रुप अलग है, वो ग्रुप कल से ऑपरेट हो जाएगा और वो पूरी तरीके से चल रहा ग्रुप है। तो जो भी लड़के हैं या जो भी स्टूडेंट हैं यूपीएसआई के कैंडिडेट, उनको बताइएगा अपने मित्रों में, और जो भी लोग जुड़ना चाहें जल्दी से जल्दी जुड़िएगा, क्योंकि मूल विधि और संविधान मूल विधि से हम स्टार्ट करेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए अगर आप यूपीएसआई ज्वाइन करना चाहते हैं तो।
तो मिलते हैं सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट क्लास अपनी केमिस्ट्री, ये आपका एनटीपीसी बैच है, ये ऑनलाइन चलता रहेगा रेगुलर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।